तो चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर आसान है। ठीक है, ध्यान से आपने समझना है। इसको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ एक बार मैं आपको। जैसे ये चैप्टर है ना, पहले तो आप लेक्चर देख लो पूरा कंप्लीट। उसको देखने के बाद इसकी भूमिका को पढ़ना, क्योंकि होता क्या है कि लेक्चर में पूरी बातें नहीं बताई जाती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आप एक काम करना, पहले लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये भूमिका पढ़ना। ये भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इसमें दे रखे हैं वो सारे के सारे पढ़ लेना। उसके बाद आप एक्सरसाइज सोल्व करना, खुद ब खुद ट्राई करना, ना निकले तो फिर देख लेना। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ मैं। कॉपी पेन निकाल लेना और साथ साथ लिख भी लेना। देखो, जैसे चैप्टर का नाम है वृत्त। वृत्त माने सर्कल, है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर्कल बनाओ, तो आप किस तरीके से बनाते हो? आप इस तरीके से बना दोगे, है ना, या फिर कोई थोड़ा बड़ा बना दोगे या छोटा बना दोगे। इसी टाइप के सर्कल बनते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि यार प्रॉपरली बनाओ, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल प्रॉपरली बनाओ, तो आप क्या करोगे? प्रकार लोगे, प्रकार के अंदर पेंसिल लगाओगे। आप मुझसे पूछोगे कि सर कितना बनाना है, क्योंकि प्रॉपरली का है ना कि भाई 4 सेंटीमीटर का बनाना है, 5 सेंटीमीटर, कितने का बनाना है। तो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 4 सेंटीमीटर का बनाना है, तो किस तरीके से बनाते हो आप क्या करोगे? एक फिक्स पॉइंट ले लोगे, 4 सेंटीमीटर के प्रकार खोल लोगे, है ना, और उसके बाद पेंसिल यहाँ पे रख करके ऐसे घुमा दोगे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर का आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक, अब ये तो बात होगी सर्कल को बनाने की। अब मैं आपसे पूछूं कि यार सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज की आपसे कोई परिभाषा पूछ ले तो आप क्या कहते हो? क्या आप कहोगे ना कि तीन आकृतियों की, तीन भुजाओं की एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, यही कहोगे। अब ऐसे ही कोई वृत्त की आपसे परिभाषा पूछ ले, क्या वृत्त की परिभाषा बताओ, तब क्या कहोगे? ऐसे थोड़ी कहोगे कि हमने पेंसिल लेके ऐसे गोल घुमा दिया वो वृत्त है, नहीं ना, है ना? तो वृत्त की भी कोई परिभाषा होगी। तो हम वृत्त की परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, हम ये बात करेंगे कि वृत्त के अंदर त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, इन सब की परिभाषाएं पढ़नी है हमने पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की, कि भैया वृत्त है क्या। देखो, तो जैसे हमने यहाँ प्रकार से सर्कल खींचा, तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, एक क्या लिया भाई? फिक्स पॉइंट लिया, और एक फिक्स डिस्टेंस ली। यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस कितने की थी? 4 सेंटीमीटर की थी। और हमने किया क्या? हमने वे सारे पॉइंट्स ले लिए, सारे पॉइंट्स ले लिए जो इस फिक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। जैसे देखिए, ये फिक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, है ना। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये कितने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर थे? 4 4 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। असल में तो हमने यही किया ना, जब हमने लाइन ड्रॉ की तो लाइन में तो अनगिनत पॉइंट आ गए ना। तो हमने वे सारे पॉइंट्स ले लिए, जो इस सेंटर से, या फिर आप कह लो फिक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। जितने भी मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, जैसे ये पॉइंट मैंने बनाया, ये पॉइंट इस पॉइंट से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। असल में ऐसा ही किया ना, जब हमने प्रकार से सर्कल खींचा तो असल में हमने क्या किया? हमने वे सभी पॉइंट्स लिए जो इस फिक्स पॉइंट से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर थे? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। और असल में हमने क्या कर दिया? फिर उसको जोड़ दिया ऐसे करके। तो वहां से क्या बन गया? हमारा एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन कहूँ, तो सर्कल उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप है। ध्यान से समझना, एक सर्कल उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप है जो किसी एक फिक्स पॉइंट, जैसे यहाँ पे फिक्स पॉइंट ये था, जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर हों। वे सारे के सारे पॉइंट जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर हों, उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप एक सर्कल बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? वापस समझो, इसको मैं लिखवा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लो कि यार इस चैप्टर में कौन कौन से आपसे परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। ये इस चैप्टर में आपसे ये परिभाषाएं पूछी जाएंगी 14th, इनको लिख लेना, इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त की बात कर रहे थे ना,
तो वृत्त मैंने आपको क्या बताया, वृत्त उन सभी पॉइंट्स का समूह है, इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा काम आएगा आगे। सर्कल उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप है जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हों। वे सारे के सारे पॉइंट्स, वे सारे के सारे पॉइंट्स जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर हों। जैसे फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया ये वाला, अब इस पॉइंट से मैंने कह दिया कि 4 सेंटीमीटर पर जितने भी दूर पॉइंट्स हैं उन सभी को जोड़ दो। अब इस फिक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लेट से एक ये पॉइंट है, 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 एक ये, ऐसे करते करते जब आप पॉइंट्स बनाओगे ना, तो जितने भी पॉइंट बनेंगे ये सारे के सारे ये पॉइंट बनेंगे जितने भी हैं, है ना, प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ मैं। तो इन सभी पॉइंट्स का समूह, इन सभी पॉइंट्स का समूह मिलकर क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गई। और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको सिर्फ लग रहा है कि डेफिनेशन ही तो है, क्या होगा जब आप +1 में जाएंगे ना, तो इसी डेफिनेशन से बहुत सारे फॉर्मूलेज बनेंगे, बहुत सारे इसकी इक्वेशन बनेंगी, समझ रहे हैं। सर्कल की एक इक्वेशन होती है जो हमें बताती है कि भैया वो सर्कल कहाँ पर बन रहा है, एक प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे वो सर्कल कहाँ बन रहा है, वो इक्वेशन बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इस लेवल पर नहीं, 11th-12th के लेवल पे। तो वृत्त हमने पढ़ लिया। बताइए वृत्त क्या होता है। वृत्त उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो उन सभी का ग्रुप क्या बनाता है, एक वृत्त बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं वृत्त का केंद्र की। भाई वृत्त का केंद्र किसे बोलते हैं। तो जिस पॉइंट को मैं फिक्स पॉइंट बोल रहा हूँ ना बार बार, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, फिक्स पॉइंट ना, इसको वृत्त का केंद्र भी कहा जाता है, वृत्त का केंद्र, ठीक है, सेंटर। अच्छा जी, आगे त्रिज्या, त्रिज्या की बात करते हैं। तो इस केंद्र से, इस केंद्र से अगर मैं एक रेखाखंड खींचूं, कहाँ तक, वृत्त के किसी एक पॉइंट तक, तो ये जो मैंने रेखाखंड खींची है ना, ये जो मैंने रेखाखंड खींची है, इसको आप कहेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक खींचा गया रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र से, बोलिए मेरे साथ साथ, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। समझ में आ गया। अच्छा, अगली बात आती है अभ्यंतर, बाह्य और वृत्तीय क्षेत्र की। अब ये तीनों क्या है उसको समझ लो। उसके लिए मैं एक छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, चाहे आप रफली नोट कर लीजिए, लेकिन नोट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो, लेट से मेरे पास एक कागज़ है, इतना, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ कागज़, इतना कागज़ है, मैंने इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है। अब इस सर्कल ने इस कागज़ को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, एक तो यही जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, एक वृत्त है ना, ये क्या है, एक वृत्त है। ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि वृत्त बनाओ, तो वो वृत्त बना लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि अब इसको टच करो, तो पता है किसको टच करते हैं, वो टच करते हैं इसके अंदर वाले भाग को। इसके अंदर वाले भाग को आप वृत्त नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिए। वृत्त क्या है, ये एक सर्कल है जो मैंने ये सभी पॉइंट्स को जोड़ करके काली काली रेखा बनाई है ना, गोल गोल, इसको आप वृत्त बोलते हैं, इस लाइन को वृत्त बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को वृत्त बोलते हैं, सिर्फ लाइन को। ये जो लाइन है ना, ये वृत्त कहलाती है, ठीक है ना। तो ये वृत्त है, और ये जो अंदर का भाग है इसको आप बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बाहरी भाग भी है, ये जो बाहरी भाग है ये भी तो बच गया ना, ये वाला। तो इसको आप क्या बोलेंगे बताइए, शाबाश। मैं बताऊं, चलो,
इसको आप बोलेंगे बहिर्भाग। क्या बोलेंगे? बहिर्भाग। तो जो एक सर्कल होता है वो किसी भी समतल को हम समतल बोल देते हैं। जैसे कागज है ना, कागज की जगह कुछ और भी हो सकता था, हार्ड बोर्ड हो सकता था, वाइट बोर्ड हो सकता था, ये कंप्यूटर हो सकता था। तो एक सर्कल जो है वो वृत्त को 3 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है ना। एक सर्कल जो है वो एक समतल को 3 भागों में डिवाइड करता है। एक तो अभ्यंतर, एक ये वृत्त हो गया, ठीक। जब भी मैं वृत्त की बात करूँगा ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, गोल गोल, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक बहिर्भाग, 3 भागों में डिवाइड करता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए मुझे भाई। अभ्यंतर में होता है, बहिर्भाग में होता है, या वृत्त पे होता है? कहाँ होता है बताओ? वृत्त का केंद्र आप कह देंगे जी अभ्यंतर में होता है, बहुत सही, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको नोट करो एक बारी। अच्छा, अब बात करते हैं वृत्तीय क्षेत्र की। तो वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है? जब मैं आपसे कह दूं कि वृत्तीय क्षेत्र बनाओ, तो आप किस तरीके से बनाओगे? आप एक वृत्त बनाओगे और इसके अंदर वाले भाग को बनाओगे। तो ये जो बनाया है ना आपने, वृत्त और अभ्यंतर को, वृत्त और अभ्यंतर को इकट्ठा हम बोल देते हैं वृत्तीय क्षेत्र। वृत्त और अभ्यंतर को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज़ आती है बताइए मुझे। वृत्तीय क्षेत्र के अंदर आता है आपका वृत्त और अभ्यंतर, और क्या आता है? अभ्यंतर। जब हम वृत्त और अभ्यंतर को इकट्ठा बनाते हैं तो वो बनता है वृत्तीय क्षेत्र। समझ में आ गई? मैंने कहा कि अभ्यंतर बनाओ, तो अभ्यंतर कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, ये आपका अभ्यंतर हो गया। मैंने कहा वृत्त बनाओ, तो ये बनाया आपने वृत्त, ठीक है ना। तो वृत्त और अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अगली बात करते हैं हम जीवा की। इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको। अगली बात करते हैं हम जीवा की। जीवा क्या होती है? जब किसी सर्कल के, जब किसी वृत्त के 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाता है। अब इस सर्कल पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। तो जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो इसको हम बोलते हैं जीवा। जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने पर खींचा गया रेखाखंड जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। ये भी जीवा हुआ, फिर तो ये भी जीवा हुआ, है कि नहीं? ये भी जीवा हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो अपरिमित खींची जा सकती हैं, बहुत सारी, जितनी खींचनी चाहो उतनी खींच लो। ये भी जीवा हुआ, क्योंकि अनगिनत पॉइंट है ना, अनगिनत पॉइंट है तो अनगिनत जीवाएं खींच सकते हो आप, है कि नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र से जाएगा, लेट से केंद्र है ओ, तो ये भी जीवा होना चाहिए। हाँ, ये भी जीवा है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है। ये भी जीवा भी है, लेकिन इसको हम कई बार व्यास भी बोलते हैं, कई बार का हर बार व्यास बोलते हैं। इसका स्पेशल नाम है ये जीवा का स्पेशल नाम क्या है? व्यास। व्यास कब बोलेंगे जीवा को? जब जीवा केंद्र से जाए। ध्यान दें, क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि जीवा जब केंद्र से गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? जीवा जब केंद्र से गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह व्यास कहलाती है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाती है? व्यास। व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ये बात पता होगी। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है कि नहीं। मैंने ये केंद्र हो गया, केंद्र से एक जीवा गुजार दी है, ये व्यास हो गया। अब ये होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या का डबल क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। समझ में आ गई? अच्छा, अब एक क्वेश्चन इस टाइप से ये पूछ सकता है कि भैया मुझे 4 सेंटीमीटर की, लेट से मुझे 5 सेंटीमीटर की वो खींचनी है, व्यास खींचने हैं, तो मैं कितने व्यास खींच सकता हूँ? तो आप अनगिनत व्यास खींच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप 5 सेंटीमीटर के सर्कल में बहुत सारे व्यास खींच सकते हैं। कैसे? लेट से मैंने एक ये खींच दिया 5 सेंटीमीटर का, एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, है ना। लेट से ये सर्कल ही 5 सेंटीमीटर का था, मान लो इसकी रेडियस 5 सेंट, इसकी रेडियस नहीं, ये मतलब इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, ये मान लो। तो ये भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, फिर तो ये भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का। समझ में आ रही है? आप
एक फिक्स डिस्टेंस की जीवा जो है वो अनगिनत खींच सकते हैं, अनगिनत, जितनी मर्जी चाहे उतनी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने अब तक कितने पॉइंट डिस्कस किए? 7। 8वां पॉइंट देखो आप, 8वां भी तो डिस्कस कर दिया ना, व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास जीवा का वह रूप है जब जीवा केंद्र से होकर गुजरती है ना, तो उसको हम बोल देते हैं व्यास। सिंपल, बस समझ में आई? नोट करिए इसको। अगला पॉइंट देखो, अगला है हमारा चाप। अब ये चाप क्या है वो देखो, एक वृत्त खींचा मैंने, इस पर कोई 2 पॉइंट्स ले लिए। अब वृत्त पर लिए गए 2 पॉइंट्स के बीच का भाग, ध्यान देना, 2 पॉइंट्स के बीच का भाग चाप कहलाता है। वृत्त पर जब 2 पॉइंट्स लिए हैं ना, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का भाग क्या कहलाएगा? चाप। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिए, अब इन दोनों के बीच में कौन सा भाग आ रहा है? ये वाला भाग आ रहा है ना, वृत्त की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वृत्त की। तो वृत्त हम इसको इसको बोलते हैं, ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक रंग खींचा ना, तो इसके अंदर वाला वृत्त है ना, इसके बाहर वाला, अंदर वाले का नाम है अभ्यंतर, है ना। तो जो वृत्त पर आपने 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भाग है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का भाग है ना, इसको आप क्या बोलेंगे? चाप। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये भी तो चाप ही हुई, 2 पॉइंट्स के बीच का भाग तो ये भी तो हुआ ना। ये क्या 2 पॉइंट्स के बीच का भाग नहीं है? ये भी तो 2 पॉइंट्स के बीच का ही भाग है, ये वाला जिसको मैं खींच रहा हूँ रेड रंग में, है ना। तो ये भी चाप होना चाहिए, हाँ जी ये भी चाप है, लेकिन इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। इसको हम बोलते हैं लघु चाप। ध्यान दीजिएगा, चाप क्या होती है? वृत्त पर 2 पॉइंट्स के बीच का भाग चाप कहलाता है। चाप 2 टाइप की होती है, एक होती है दीर्घ चाप, एक होती है लघु चाप। छोटी चाप को हम लघु बोल देते हैं, बड़ी चाप को हम दीर्घ चाप बोल देते हैं। बस समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अच्छा, फिर तो एक हिसाब से देखा जाए तो लेट्स ये सर्कल है ना, मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले लेता हूँ, 2 पॉइंट्स, तो ये भी चाप हुई असल में, ये भी चाप हुई, हाँ जी ये भी चाप हुई, है ना, और ये भी चाप हुई, फिर तो ये भी चाप हुई। ठीक है, तो इसमें से दीर्घ कौन सी है, लघु कौन सी है, बताइएगा मुझे। ये है आपकी लघु चाप और ये है आपकी दीर्घ चाप। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दीर्घ चाप होती है ना, दीर्घ चाप, वो अर्धवृत्त से ज़्यादा होती है। अर्धवृत्त समझते हैं, जैसे पूरा वृत्त ये होता है, तो अर्धवृत्त क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ना। अर्धवृत्त से ज़्यादा लेंथ की जो चाप होती है उसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं उसको? दीर्घ चाप। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगला पॉइंट है हमारा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? आपको बता दिया, आधा सर्कल अर्धवृत्त कहलाता है। अब अर्धवृत्त बनता कैसे है वो समझो। अगर मैं चाप की बात करूं तो चाप में अर्धवृत्त कैसे बनेगा? लेट्स से मैंने एक वृत्त खींच लिया, ये है ना, थोड़ा सा अटपटा सा खींचा है, हैंडल कर लेना। ये इसका सेंटर हो गया ओ। मैंने कहा कि भैया मैं 2 पॉइंट्स जो है ना, वो इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स लूँगा। जैसे ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका क्या हो गया? व्यास हो गया ना। अब मैंने जो 2 पॉइंट्स लेने हैं, वो 2 पॉइंट्स लिए मैंने ये वाले, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट ले लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी चाप है कि नहीं, और ये भी क्या है? चाप है। अब दोनों की लेंथ तो सेम हो गई, दोनों की लेंथ तो बिल्कुल सेम है, तो अब इनका क्या नाम होगा? अब इनका नाम होगा अर्धवृत्त। क्या नाम होगा? अर्धवृत्त। क्वेश्चन पता है किस टाइप से पूछेगा? वो बोलेगा कि जब चाप की लेंथ बराबर हो तब हम उसको क्या बोलते हैं? जब चाप की लेंथ बराबर हो तो वह क्या बन जाती है? एक अर्धवृत्त बन जाती है। क्या बन जाती है? अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त भी हमने पढ़ लिया। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद अगले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएंगे। देखो, हमने डिस्कस किया वृत्त के बारे में, तो मुझे बताओ वृत्त होता क्या है? वृत्त की डेफिनेशन क्या है? वृत्त उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हों, है ना। वृत्त का केंद्र क्या है? उस फिक्स पॉइंट को हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं। त्रिज्या क्या है?
वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया एक रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्तीय क्षेत्र क्या होते हैं? एक कागज पर जब मैं वृत्त खींचता हूँ तो वो वृत्त उस कागज को या उस समतल को 3 भागों में डिवाइड करता है, अभ्यंतर में, बहिर्भाग में और वृत्त में। वृत्त और अभ्यंतर मिलकर क्या बनाते हैं? वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं, है ना। जीवा आपको बता दिया, व्यास भी बता दिया, चाप भी बता दिया और अर्धवृत्त भी बता दिया, 10 पॉइंट बता दिए। लास्ट में इसको है ना, सबसे लास्ट में एक बार वापस से रिकैप करा दूंगा आपको, ताकि आपको सारा का सारा समराइज हो जाए। अच्छा, अगली बात करते हैं परिधि की। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि एक वृत्त खींचिए, तो आपने खींच दिया वृत्त, ये है ना। अब वृत्त कौन सा भाग है इसमें? जब आपने वृत्त बनाया तो क्या ये अंदर वाला भाग वृत्त कहलाएगा या फिर बाहर वाला भाग वृत्त कहलाएगा? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि सर ये वृत्त कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? वृत्त, है ना। तो ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त की लंबाई, वृत्त की लंबाई जो है ना, उससे हम कहते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ध्यान दीजिए, इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिए। ये जो आपने खींचा है ये तो है वृत्त, मैंने कहा कि वृत्त खींच दो, ठीक है, तो आपने वृत्त खींच दिया। मैंने कहा कि यार इसकी लंबाई कितनी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपने लेंथ खींची है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई को जब मैं पूछ रहा हूँ तो इसकी लंबाई को बोला जाता है परिधि। वृत्त अलग चीज़ है, परिधि अलग चीज़ है। ध्यान से समझिए, वृत्त तो आपने ऐसे खींच दिया, अब जब मैं इसकी लंबाई पूछूंगा तो असल में मैं इसकी परिधि पूछ रहा हूँ। परि जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है चारों ओर। परिधि मतलब चारों ओर की लंबाई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वृत्त खींचो, ये आपने वृत्त खींच दिया। मैंने कहा कि इस वृत्त की लंबाई कितनी है? लेट्स से कि यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक नापा तो इसकी लंबाई आ गई 15 सेंटीमीटर, मान लो धागे से आपने ऐसे नाप लिया, 15 सेंटीमीटर आ गई आपकी, है ना। तो 15 सेंटीमीटर इसकी परिधि है। एक तो आप बोल सकते हैं कि भैया वृत्त की लंबाई है, बार बार वृत्त की लंबाई बोलने की बजाय हमने एक शब्द बना दिया परिधि, है ना। अब बार बार मैं बोलूँ कि यार वृत्त की लंबाई कितनी है, वृत्त की लंबाई कितनी है, अटपटा सकता है। लेकिन मैं बोल दूँ कि परिधि कितनी है तो वो थोड़ा सा शॉर्ट लगता है ना। तो ये इसकी परिधि है, परिधि कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये वृत्त हो गया। अब वृत्त की परिधि में अंतर है, वृत्त और वृत्त की परिधि में अंतर है। अगर मैं आपसे कहूँ वृत्त बनाओ तो आप वृत्त ऐसे बनाओगे, इसकी परिधि क्या होगी? इसकी लंबाई कहलाएगी। समझ में आ गई? परिधि क्या है? वृत्त की लंबाई है। वृत्त की लंबाई को हमने एक अलग नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? परिधि नाम दे दिया। बस समझ में आ गई? तो ये होगी परिधि की बात। अगली बात करते हैं वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और अर्धवृत्तीय क्षेत्र की। वृत्तखंड देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वृत्तखंड, त्रिज्यखंड क्लास 10th में आएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी, अब हम बात कर लेते हैं वृत्तखंड की। जैसे एक सर्कल बना दिया मैंने, और मैंने क्या किया, कोई 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई? जीवा बन गई। और ये क्या बन गई? चाप बन गई, लघु चाप। ये भी चाप है, ठीक है। ये क्या आपकी दीर्घ चाप है, ठीक। तो जीवा और चाप के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे ये जो जगह हैं, इसको आप बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। समझ में आ गई? जीवा और चाप के बीच की जगह को, बीच के खंड को वृत्तखंड बोला जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये भी वृत्तखंड होना चाहिए। ये जो मैंने बनाया है ये भी वृत्तखंड कहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये भी तो चाप ही तो है, ये भी जीवा ही तो है। तो असल में देखा जाए तो जीवा और चाप के बीच में ये भी तो खंड है ना। तो ये भी वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन ये कौन सा वृत्तखंड कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड? दीर्घ वृत्तखंड, है ना। और ये कौन सा कहलाएगा फिर? लघु वृत्तखंड कहलाएगा। समझ में आ गई? ये आपका कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड और ये आपका कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ये वृत्तखंड होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम त्रिज्य खंड की। नाम से समझो, त्रिज्य खंड, त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड। लेट से मान लो ये वृत्त है ना, ये केंद्र हो गया ओ, ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या। ये भी क्या हो गई? त्रिज्या। अब जब दो त्रिज्याओं के द्वारा एक भाग बनाया जाता है या फिर कहो कि खंड बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये 2 पॉइंट्स हमने लिया, तो ये क्या होगी? चाप होगी। ये क्या होगी जी? आपकी चाप। और ये क्या होगी? आपकी त्रिज्या हो गई। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या और चाप के बीच में
बनाई गया खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्य खंड कहलाएगा, त्रिज्य खंड। तो असल में देखा जाए तो फिर ये भी त्रिज्य खंड होना चाहिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या है, एक चाप है, दीर्घ चाप। ये क्या है, त्रिज्या है, तो ये भी तो क्या होनी चाहिए, त्रिज्य खंड होना चाहिए। हाँ जी, ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी क्या है, त्रिज्य खंड है। लेकिन ये है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। अगर ये दीर्घ त्रिज्य खंड है तो फिर ये आपका हो गया लघु त्रिज्य खंड। बस समझ में आ गई। छोटा वाला हो गया लघु त्रिज्य खंड, बड़ा वाला हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। सिंपल। ये चाप हो गई, ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। इसमें भी ऐसे ही था। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर है? वृत्तखंड तो जीवा और चाप के बीच का स्थान होता है, जबकि त्रिज्यखंड जो है वो चाप और त्रिज्या के बीच का स्थान होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक छोटा सा अब चेंज करते हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना। जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको लिखते रहना। ये तो मैं मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास इतना। देखो, अब बात करते हैं हम अर्धवृत्तीय क्षेत्र की। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया, मैंने पॉइंट्स लिए लेट से ये और ये, है ना, व्यास के एंड पॉइंट्स। ये व्यास होता है ना, इसका एंड पॉइंट्स ले लिए। अब ये हमारी क्या हो गई, एक चाप हो गई, या फिर आप कह लो अर्धवृत्त हो गया, क्योंकि ये और इसकी लेंथ सेम में होगी, तो अर्धवृत्त बन गया ना ये। ठीक है, सिर्फ अर्धवृत्त ये लाइन है, कभी आप याद करें अंदर वाला नहीं, सिर्फ ये लाइन। जैसे वृत्त एक लाइन है ना, ये सिर्फ बाहर वाली लाइन है, ऐसे अर्धवृत्त सिर्फ ये लाइंस हैं। ये जो वक्र कहते हैं इसको, कर्व, ये कर्व है सिर्फ। ठीक है, अब ये भी क्या बन गई हमारी लघु चाप। ये भी चाप है और ये भी चाप है, दोनों की चाप की लेंथ बराबर है, यानी अर्धवृत्त बन गए। ठीक है, अब ये जो अर्धवृत्त बना है, इसको मैं जोड़ देता हूं। तो इसके अंदर का जो भाग है, जो इसके अंदर का भाग है, और ये जो अर्धवृत्त है, जो इसके अंदर का भाग है, इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्तीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अर्धवृत्तीय क्षेत्र क्या है? अंदर का भाग प्लस में ये अर्धवृत्त। ये जो अर्धवृत्त है ना, ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। ऐसे ही ये भी अर्धवृत्तीय क्षेत्र हुआ फिर तो, है कि नहीं? कौन सा? सिर्फ अंदर अंदर का नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ अंदर अंदर का अर्धवृत्तीय क्षेत्र नहीं है। अंदर का और ये रेड लाइन जो मैंने खींची है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अर्धवृत्तीय क्षेत्र, समझ में आई? जैसे वृत्तीय क्षेत्र था वैसे अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। अर्धवृत्तीय क्षेत्र कैसे बनता है? अर्धवृत्त और उसके अंदर के भाग को अगर हम जोड़ दें, मिला दें, तो कुल मिला के वो क्या बनता है? अर्धवृत्तीय क्षेत्र बनता है। जैसे मैंने कहा कि भैया अर्धवृत्तीय क्षेत्र बनाओ, तो आप सिर्फ इतना इतना ऐसे ऐसे सिर्फ इतना इतना नहीं बनाओगे, ये तो आपने अंदर का भाग बना दिया, है ना, तो आपको ये बाहर का अर्धवृत्त भी बनाना पड़ेगा। अब ये बन गया अर्धवृत्तीय क्षेत्र। इस तरीके से समझो, समझ में आ गई? तो इस हिसाब से तो फिर जब हम त्रिज्यखंड खींचते हैं, ये जब हमने त्रिज्यखंड खींचा, अगर ये जब मैं त्रिज्यखंड खींच रहा हूँ, तो अगर ये ऐसे ना खींच करके ऐसे खींचूं, तो ये भी तो एक प्रकार से त्रिज्यखंड ही हुआ, नहीं समझे? तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। तो इस प्रकार से ये त्रिज्यखंड भी है और वृत्तखंड भी है ना? वृत्तखंड इसलिए क्योंकि ये एक जीवा का भी काम कर रही है, ये एक जीवा का भी काम कर रही है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये त्रिज्या का भी काम कर रही है। दो त्रिज्या हो गई, है ना? तो ये आपका एक वृत्तखंड भी है और त्रिज्यखंड भी बन गया। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका क्या कहलाएगा? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। ये भी आपका क्या कहलाएगा? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्तीय क्षेत्र। बस समझ में आ गई? सारे पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, अब एक पॉइंट और है, क्योंकि जब आप भूमिका को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इसके बाद भूमिका को जरूर पढ़ना। तो एक पॉइंट्स और है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको जब भूमिका पढ़ोगे तो आपको बार बार थोड़ा कंफ्यूज करेगा। वो ये है कि हम त्रिज्या को दो तरीके से देखते हैं, एक तो लंबाई के तरीके से और एक रेखाखंड के तरीके से। आपको एक लाइन मिलेगी प्रॉपरली ऐसे ही, आपको हम पढ़ के बताते हैं, 2 मिनट रुकिए।
वो लाइन देखिए, ये रहा। अब इसमें एक लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन है। हम्म हम्म, ध्यान दीजिए कि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यही बात मैंने बताई थी कि जो केंद्र होता है, जब हम वृत्त तक मिला देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। प्रॉपरली पढ़िएगा, एक एक लाइन का मतलब समझ के, ठीक है। यानी त्रिज्या को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक तो रेखाखंड के रूप में, एक इसकी लंबाई के रूप में। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो। जैसे भाई मैंने एक वृत्त बनाया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, है ना, ओ पी, ठीक है। तो ओपी क्या है, ये ओपी एक त्रिज्या है, ओपी क्या है, एक त्रिज्या है, ठीक। लेट्स से इस ओपी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या कहोगे कि त्रिज्या की लंबाई, या फिर आप कहोगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई है। 5 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या की लंबाई है, ऐसे बोलोगे, है कि नहीं। अच्छा अब देखिए, मैंने एक वृत्त वापस बनाया, है ना, इसका केंद्र ले लिया ओ। मैंने कहा कि ओ केंद्र पर मैंने वृत्त बनाया, ओ केंद्र पर वृत्त है। अब इसकी लेंथ मान लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है गोल गोल, इसकी लंबाई है मान लो 25 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूँगा, 25 सेंटीमीटर वृत्त की लंबाई है, ऐसे कहूँगा, है ना। अब वृत्त की लंबाई को डिनोट करने के लिए मेरे पास एक दूसरा शब्द है, परिधि, है ना। मैं वृत्त की लंबाई ना कह के क्या कहूँगा, परिधि कहूँगा। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या के केस में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन में कहा गया है, जो पिछले जो हमने लिखा उस लाइन में, इसलिए कहा गया है कि त्रिज्या को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो रेखाखंड के रूप में, यहाँ पर ओपी एक रेखाखंड को दर्शाता है, एक इसकी लंबाई के रूप में। कहने का मतलब ये है कि जब मैं त्रिज्या की लंबाई की बात करता हूँ ना, तो उसके लिए कोई नया शब्द नहीं बना हुआ है। जैसे वृत्त की लंबाई की बात करता हूँ तो उसके लिए परिधि एक शब्द है, ऐसे ही जब मैं त्रिज्या की लंबाई की बात करता हूँ तो उसके लिए कोई नया शब्द नहीं है। बस इतना सा मतलब है। त्रिज्या भी इसको बोलते हैं, त्रिज्या की लंबाई भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं वृत्त की बात करता हूँ तो वृत्त सिर्फ ये है, वृत्त की लंबाई की बात करता हूँ तो इसको हम परिधि बोल देते हैं। इसके लिए हमारे पास एक शब्द है। जब मैं वृत्त की लंबाई की बात करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक शब्द है परिधि, लेकिन जब मैं त्रिज्या की लंबाई की बात करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस ये मतलब था। इसलिए त्रिज्या को दो अर्थों में यूज किया जाता है, एक तो रेखाखंड के रूप में, ओपी जब मैंने एक रेखाखंड खींचा उसके रूप में, है ना। मैं आपसे कहूँ त्रिज्या क्या है तो आप कहोगे ओपी है। जब मैं कहूँ कि त्रिज्या की लंबाई कितनी है तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेरे पास कोई दो अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द के दो मतलब हैं, एक तो रेखाखंड के रूप में और एक उसकी लंबाई के रूप में। ये मतलब था छोटा सा, समझ में आया। जैसे वृत्त के केस में मेरे पास शब्द है, जब मैं वृत्त की बात करता हूँ तो वृत्त समझ में आता है। जब मैं वृत्त की लंबाई की बात करता हूँ तो उसको दर्शाने के लिए मेरे पास एक शब्द है परिधि। वृत्त की लंबाई की जगह मैं परिधि यूज़ कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पे ये मतलब है कि त्रिज्या की लंबाई की जगह मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं बना हुआ, इसलिए हम त्रिज्या को दो अर्थों में यूज़ करते हैं, एक तो रेखाखंड के रूप में और एक उसकी लेंथ के रूप में। ये मतलब था, समझ में आ गया, ठीक है। वैसे इसका कोई ज़्यादा इतना बड़ा मतलब नहीं है कि कोई इशू आएगा, बस ये समझाने की बात थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली में जितने भी शब्द थे, जितना भी इसका बेसिक कंसेप्ट था वो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। फटाफट से रिकैप कराने की जरूरत तो है नहीं मुझे, सारी चीज़ आपको याद ही है। कि रिकैप कराऊँ, रिकैप नहीं कराते, ठीक है। आपको पता है सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, फिर मज़ा आएगा आपको, करें। अच्छा अब ध्यान दें, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप ये सारी बातें, ये जो लिखी हुई है ना यहाँ पर इन्होंने, बिल्कुल डिट्टो सारी की सारी बातें एक बार पढ़ लीजिए। सारी बातें मैंने आपको समराइज करा दी हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा रह गया हो मुझसे पॉइंट, तो फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे त्रिगु त्रिगण लघु ये ऐसे ही बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। अब चलो जी स्टार्ट करते हैं, यहीं पर करा देते हैं आपको। कह रखा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। बताइए, अभी मैंने पॉइंट बताया भी था, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है। वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, बहिर्भाग में होता है कि अभ्यंतर में होता है। सोचिए, दिमाग लगाइए, अभ्यंतर में होता है, बताया तो था अभी आपको,
जैसे मैंने एक वृत्त बनाया ये, ठीक है, तो इसका केंद्र कहाँ होगा? अभ्यंतर में ही तो होगा, ये अभ्यंतर कहलाएगा ना। तो वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? अभ्यंतर में होता है, ठीक है। आगे, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज़्यादा हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। खुद समझो, एक पॉइंट है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है, तो पॉइंट कहाँ होगा? अंदर होगा कि बाहर होगा? बताओ, शाबाश। नहीं समझे? देखो, एक वृत्त है जी, लेट्स से ये वृत्त है और एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, मैंने मान लिया यहाँ पे, एक बार मान लो, समझ लो, है ना। अब ये पॉइंट की जो दूरी है वो ऑब्वियस सी बात है, जो त्रिज्या की लेंथ है उससे ज़्यादा ही होगी, है ना। तो त्रिज्या की लेंथ, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या की लंबाई से ज़्यादा लंबाई पर कोई पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट कहाँ होगा? बाहर होगा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? बहिर्भाग। समझ में आ गई? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होती है? व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा व्यास ही कहलाएगी ना। जीवा क्या होती है? दो पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? जो केंद्र से होकर गुजरेगी, ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी, है ना। इससे बड़ा कुछ नहीं होता, जैसे ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, इनकी लेंथ सेम है ना। इससे बड़ी लेंथ की आप कोई जीवा नहीं खींच सकते। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। बताइए, शाबाश, ये भी बताया था मैंने आपको। देखो क्या कह रहा है, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। ध्यान से समझिए, मैं एक व्यास खींच लेता हूँ, ठीक है। तो व्यास के सिरे कौन कौन से पॉइंट हुए? ये पॉइंट हुए। चाप कौन सी है? ये वाली। अब इस चाप को क्या नाम दोगे? बताया था मैंने आपको, ये चाप को क्या नाम दोगे जी आप? इस चाप को क्या नाम दोगे? लघु चाप, दीर्घ चाप? नहीं, अर्धवृत्त नाम दोगे। क्या नाम दोगे? अर्धवृत्त। तो बस लिख दो कि भैया एक चाप जो है वो अर्धवृत्त होती है। कब होती है? जब इसके जो सिर हैं वो व्यास के सिर हो जाएं तो, ठीक है। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किसको बोलते हैं? अभी बताया था मैंने आपको। वृत्तखंड कैसे बनाते हैं? एक जीवा लेते हैं और एक चाप लेते हैं, इसके बीच का जो भाग होता है, ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप के बीच का भाग। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीवा लिखेंगे। बात समझ में आ गई? एक वृत्त जिस पर तल स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? बताइए। एक वृत्त एक तल को कितने भागों में डिवाइड करता है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो वृत्त बन गया, एक तो ये वृत्त हो गया, एक इसके अंदर का भाग अभ्यंतर हो गया, और एक बाहरी भाग हो गया। तो 3 भाग हो गए ना, तो 3 भागों में। समझ में आ गई? आगे देखो जी। अब है हमारा सत्य असत्य। इसके कारण भी लिखने हैं, मैं कारण आपको सिर्फ बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो क्या कहा कि लिखिए सत्य असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। पहला है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। केंद्र को, सेंटर को वृत्त पर किसी बिंदु से, लेट से ये हमारा वृत्त हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, इस केंद्र को हमने किसी बिंदु से मिला दिया जो वृत्त पर स्थित है, मिला दिया जी। तो इस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और यही बात इसने बोल रखी है, तो इसकी बात बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। जब हम केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाते हैं तो वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। दूसरा, अच्छा आप कहेंगे कि सर इसका कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखने का कारण सिर्फ आपने इतना लिखना है कि हमें पता है कि भैया वृत्त के केंद्र से जब हम वृत्त पर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो वो त्रिज्या होती है, इसलिए यह भी एक त्रिज्या कहलाएगी। बस ये कारण हो गया इसका। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अब इस बात को मैंने बताया था, परिमित का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। लेट से मैंने कह दिया कि यार एक ये वृत्त है ना, और इस पर मुझे जीवाएं खींच के दो। कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर की क्या खींचो? जीवाएं। तो कौन कौन सी जीवा खींच सकते हो? लेट से आपने कह दीजिए ये 10 सेंटीमीटर का हो गया,
है ना। और क्या कह सकते हो, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर का हो गया। खींचने को तो ये भी खींच सकते हो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को कितनी खींच लो ना। जैसे एक ये खींच लिया आपने, एक ये भी खींच सकते हो, एक देखोगे तो ये भी खींच सकते हो, फिर ये भी खींच सकते हो। पॉइंट्स भी तो बहुत हैं, एक ये भी हो सकती है 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की हो सकती है, 10 सेंटीमीटर की ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अगर मान लो कि इसका व्यास ही 10 सेंटीमीटर का है तो बहुत सारी, फिर तो बहुत ज़्यादा खींची जा सकती है, बहुत ज़्यादा, अनगिनत। फिक्स नहीं है ये, अनफिक्स है, कितनी खींच लो। समझ में आ गई। 10 सेंटीमीटर जीवाएँ कितनी भी खींच सकती हो, ये भी 10 सेंटीमीटर की हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, ये भी, ये भी। हर एक पॉइंट पर एक एक जीवा खींच सकता हूँ ना मैं, क्योंकि वृत्त पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इस पर तो हम अनगिनत खींच सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, परिमित कहा, यानी फिक्स। फिक्स तो है नहीं, कितनी खींच लो चाहे, है ना, अनगिनत खींच सकते हो आप। तो ये बात इसकी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि भैया वृत्त में समान लंबाई की सिर्फ फिक्स जीवाएं खींची जा सकती हैं। फिक्स नहीं है, बहुत सारी खींच सकते हो। एक वृत्त बना दिया मैंने कहा कि यार इस पे है ना जीवाएं खींचो आप, लेट से 10 सेंटीमीटर की, समान लंबाई की बोला ना, 10 सेंटीमीटर खींचो। तो सकते कि आप कहते हैं सर ये 10 सेंटीमीटर की है, एक 10 सेंटीमीटर इतनी खींच ली, ये भी हो सकती है। अच्छा, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। एक पॉइंट मतलब पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं ना, तो लाइन तो बहुत सारी खींच सकते हो, कोई गिन नहीं पाओगे इतनी लाइन खींच सकते हो आप, इसका मतलब, है ना। और अगर इसका व्यास ही 10 सेंटीमीटर का हो जाए, लेट्स से इसका व्यास ही 10 सेंटीमीटर का है, तब तो आप पूछो ही मत, कितनी खींच लो फिर तो। वैसे भी बहुत सारी खींची जा सकती थी, अभी भी बहुत सारी। लेकिन इसने क्या कहा, परिमित। परिमित नहीं है, अपरिमित है। अपरिमित मतलब कोई भी उसका, कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स खींची जा सकती है, बहुत जितनी मर्जी उतनी ज़्यादा खींच सकते हो। तो ये बात इसकी क्या होगी, गलत। कहोगे कैसे कि भैया एक वृत्त पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो इस प्रकार से हम समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, ऐसे कह देना। अच्छा, अगला है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। इसको समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा बात कही है इसने। हम्म, ये वृत्त है, ठीक है। मैंने इस वृत्त को 3 भागों में बांट दिया, 3 बराबर भागों में, है ना। तो लेट्स से इसका एक टुकड़ा हो गया, ये पूरा ही ना मिट जाए, नहीं, एक ये टुकड़ा हो गया, मान लो ये 3 टुकड़े कर दिए मैंने इसके, बराबर बराबर, ठीक। तो हर एक टुकड़ा क्या दीर्घ चाप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दीर्घ चाप हमेशा अर्धवृत्त से बड़ा होता है, दीर्घ चाप हमेशा अर्धवृत्त से बड़ा होता है ना। जबकि यहाँ पर जो मैंने 3 ये खींचे हैं, ये अर्धवृत्त से बड़े तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 3 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करता तो अर्धवृत्त बन जाता, 3 टुकड़े कर दिए तो अर्धवृत्त से तो बड़े होंगे नहीं, तो इसलिए ये दीर्घ चाप नहीं कहलाएंगे। लिखोगे कैसे कि सर जब हम वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि दीर्घ चाप तो हमेशा अर्धवृत्त से बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर आपने 3 टुकड़े करे हैं तो अर्धवृत्त से तो बड़ा होगा नहीं, तो इसका मतलब ये दीर्घ चाप नहीं है, ये दीर्घ चाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दीर्घ चाप भैया अर्धवृत्त से बड़ा होता है, और यहाँ पर तो है ही नहीं ये। बस समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखो आप, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है वृत्त का व्यास है। बिल्कुल सही बात। वृत्त का व्यास कब बनता है? जब त्रिज्या की लेंथ को दुगना कर दिया जाए तो वृत्त का व्यास बनता है। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है ना। अच्छा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा एक, वो लिंक क्या है, वो इसके आंसर्स का लिंक है, जहाँ पर इन्होंने पूरा प्रॉपरली इसका आंसर दिया हुआ है। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पर से आप इसका आंसर देख सकते हैं। प्रॉपरली उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, है ना। तो आप वहाँ पर आंसर देख सकते हैं अपना, ठीक है। ये तो बात होगी पूरी। त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देख लेते हैं, त्रिज्यखंड बनाना है आपने, तो कैसे बनाओगे? त्रिज्यखंड यही बनेगा ना, त्रिज्या और चाप के बीच की जगह को। लेकिन इसने क्या कहा, जीवा और चाप के बीच की जगह को, तो ये तो बात गलत है। तो आप क्या कहेंगे कि त्रिज्यखंड त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ना कि जीवा और चाप का। जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब कहा कि वृत्त एक समतल आकृति है। अब समतल आकृति का मतलब क्या है? जो आकृति आप कॉपी पेन पर बना पाओ, जो आकृति आप कॉपी पेन पर बना पाओ वो सारी की सारी समतल आकृतियाँ। समतल का मतलब 2D शेप। समतल का मतलब क्या होता है? 2D शेप। इसके बारे में आप
11th में ज़्यादा पढ़ेंगे। 2D शेप्स कौन सी होती हैं जिसको आप बना सकते हो। लेट्स से मैंने कहा कि यार एक सर्कल बनाओ, तो सर्कल बना सकते हो ना। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि यार एक कंचा बनाओ, तो कागज़ पे कंचा नहीं बना पाओगे, है ना। मैंने कहा कि सेब बनाओ, तो आपने सेब बनाया इस तरीके से, लेट्स से इस तरीके से सेब बना दिया, ख़राब सेब है वैसे ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रॉपरली सेब बनाओ यार, कागज़ पे ऐसा ऐसा मतलब दिखना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, तो प्रॉपरली नहीं बना सकते, सिंपल। क्योंकि वो जो भी कागज़ पे आप शेप बनाते हो वो 2D शेप होती है, समतलाकृति होती है ना। सेब एक सफियर है, कंचा एक सफियर है, सर्कल नहीं है, ध्यान देना। सर्कल और गोले में अंतर है भाई, समझो इस चीज़ को। वो तो गोला हो गया आपको, कंचा एक क्या है, गोला है, सर्कल नहीं है। सर्कल हो गया टायर का पहिया, टायर का पहिया का क्या मतलब है, गाड़ी का पहिया, ठीक है। साइकिल का पहिया, घड़ी, ये सर्कल है, ठीक है। और जबकि जो कंचा है वो गोला है, गोला आपकी 3D शेप है। सर्कल को जब आप 3D में बनाते हैं तब बनता है गोला, और जब आप 2D शेप में बनाते हैं तो वो सर्कल बनता है बस, ठीक है। तो वृत्त एक समतलाकृति है, हाँ जी, ये बिल्कुल एक समतलाकृति है, समझ में आ गई। अब इन सब के रीजन्स, इनको प्रॉपरली मैं एक उस पर लिख के दे दूंगा आपको, मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो गई 10.1 कंप्लीट, ठीक। अब इसकी भूमिका को आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ, क्योंकि भूमिका नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप खुद ब खुद पढ़ेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 10.1। कल या फिर परसों आपकी वीडियोस जो हैं क्लास 9th की वो रेगुलर तो नहीं आ पाएंगी, मुझे जब टाइम लगेगा तभी मैं बना पाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं अगली वीडियो कब आएगी। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को पढ़ेंगे, और बहुत आसान आसान है। 10.1, 2 और 3 ये तीनों एक्सरसाइजेज तो बहुत आसान है, ठीक है। पर मैं देख लूँ एक्सरसाइज कैसी है, दो ही क्वेश्चन है, तो कल इसको ख़त्म कर लेंगे आप, ठीक है। इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा। जो मैं पढ़ाऊँगा उसको आप पढ़ना भी ज़रूर, नहीं पढ़ेंगे फिर फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।